बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रवां बरस जून, जुलाई और अगस्त में हर तरफ कोरोना वायरस का एक खौफ था। हुकूमत बार बार अवाम को एहतियात बरतने का कहती रही, मगर गफलत और लापरवाही के सबब कोरोना वायरस तेजी से फैलता रहा, जिसके सबब हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये वो वक्त जब पाकिस्तान बेशुमार मसाइल का शिकार था। ना तो मास्क दस्तयाब थे, ना हिफाजती किट्स मौजूद थी, न सैनिटाइजर वाफिर मिकदार में मौजूद था और ना ही अस्पतालों में मतलूबा सहूलियात मैसर थी। हर आए दिन कोरोना केसेस बढ़ते रहे और अस्पतालों में जगह कम पड़ते पड़ते ऐसा वक्त भी आया कि ढूंढने से भी जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर खुदा का कोई खास करम हुआ और ये कोरोना केसेस बतदरीज कम हो गए। माहिरीन सेहत और हुकूमती अरकान खुद हैरान थे कि आखिर ये कोरोना केसेस कम कैसे हो रहे हैं। जो भी हुआ, यकीनन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की खुशकिस्मती थी। कोरोना वायरस किसी हद तक काबू में आ गया था। आलमी मीडिया और आलमी इदारा सेहत पाकिस्तान की पॉलिसीज की तारीफों के पुल बांध रहा था। पाकिस्तान की हिकमत अमली को दुनिया भर में सराहा जा रहा था। लेकिन इस सब के दौरान एक बात इंतहाई काबिल गौर थी, और वो ये कि लाखों लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे थे। हजारों कारोबार हमेशा के लिए बंद हो गए थे। मुल्की मईशत को जोरदार धचके लगे थे, जिसके असरात अब तक जारी हैं। लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना के हवाले से अवामी गफलत जो है वो तमाम हदें पार कर चुकी है। हर आए रोज कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, अमवात की शरह भी बढ़ती जा रही है, और ये सब उस वक्त हो रहा है जब हम मास्क और सैनिटाइजर्स के मामले में ना सिर्फ खुद कफील हैं बल्कि बैरून मुल्क एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। कोरोना वायरस के हवाले से महज पिछले 24 घंटों में अगर नजर दौड़ाई जाए तो हालात कुछ इत्मीनान बख्श तस्वीर पेश नहीं कर रहे। कोरोना ने एक दफा फिर से हलचल मचाई है। मौलिक वायरस काबू से बाहर नजर आ रहा है। मुल्क में 4.5 महीने बाद एक रोज में कोरोना के रिकॉर्ड 3000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जबकि मजीद 59 अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं। इससे पहले 9 जुलाई को मुल्क में एक रोज के दौरान कोरोना के 3359 केसेस रिपोर्ट हुए थे। कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों के नंबर इंतहाई खतरनाक तस्वीर पेश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सियासी जमातें कोरोना के मामले पर महज सियासत कर रही हैं। जो पहली लहर के दौरान लॉकडाउन ना होने पर आंसू बहा रहे थे, तनकीद की जा रही थी हुकूमत पर, प्रेशराइज किया जा रहा था कि लॉकडाउन तो होना चाहिए, लेकिन अब अगर हम देखें तो सियासी चर्चों की जिद पर अड़े हुए हैं। इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और बड़ी अहम बातें की हैं। 50 के ऊपर अब हमारी अमवात दिन की हो गई है। जिस तरह तेज़ी से हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, बहैसियत कौम हमने इसका मुकाबला ना किया। हमारे हस्पतालों में प्रेशर के अलावा हमारे माशी हालात भी बिगड़ सकते हैं। हमने अपने कारोबार, फैक्ट्रीज हमने बंद नहीं करनी। कोरोना से बचाते बचाते अपने लोगों को भूख से नहीं मार सकते। कोई फ़ायदा नहीं होना है जल्द से जुलूस से। कोई किसी को एनआरओ नहीं मिलने लगा। लोगों की जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। इसलिए हम बिल्कुल इस सूरत हाल कितनी संगीन हो चुकी है, इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का बयान जो है वो इंतहाई अहम है। सियासी जमातें, जल्द से जुलूस और अवामी सतह पर जो कोरोना के मुतालिक लापरवाही है, एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज किया जाना और SOPs पर अमल दरामद ना करना कितना खतरनाक है। इसी हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि अगर ये सब जारी रहा तो नताइज क्या हो सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जावेद अकरम साहब मौजूद हैं, वाइस चांसलर हैं UHS के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब के मुताबिक तो कोरोना जो है वो तेजी से फैल रहा है, और आज का जो नंबर हमारे पास है और वज़ीर-ए-आज़म साहब के मुताबिक भी कि यौमिया अमवात जो हैं वो 50 से बढ़ चुकी हैं, कितना लामेंगे ये? देखें, एक जान का भी चला जाना ऐसे ही है जैसे पूरी इंसानियत चली गई। तो यहाँ तो आपके प्रोग्राम के दौरान मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेटली 3 से ज़्यादा लोग मर चुके होंगे। तो हर घंटे में जब 2 से 3 अमवात होंगी तो ऑब्वियसली ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है। और मैं समझता हूँ कि इसके अलावा आप ये देखें कि आगे जो इस वक्त सूरत हाल है वो इम्प्रूव होती कोई साइंस भी नहीं नज़र आ रही। जो आपने इंट्रो में बिल्कुल ठीक कहा, बड़ा अच्छा आपका इंट्रो था माशाल्लाह। और आपने कहा कि उस वक्त हमने स्ट्रगल कर रहे थे सैनिटाइजर्स और मास्क और PPEs के साथ। अब वो सूरत हाल नहीं है, लेकिन इसका हम कोई फ़ायदा नहीं हासिल कर रहे। अब मास्क मौजूद है, या तो वो जेब में पड़ा हुआ है या गले में किसी ने बांधा हुआ है या किसी ने मेज पे रखा हुआ है। और सैनिटाइजर मौजूद है लेकिन वो यूज नहीं कर रहे। हाथ धोने की जगह मौजूद है, वो हम कर नहीं रहे। तो अनफॉर्चुनेटली एज मिन हासिल कौम हमने कुछ सीखा नहीं है कोरोना से। हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा है कि हमें, जिसको हम पेंडेमिक फटीक कहते हैं, वो हो चुकी है इस कौम को, और हमारी तरजीहात बिल्कुल बदल चुकी हैं।
जब पहली जो आप वेव कह रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि ये कांस्टेंट फिनोमिनन रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं आया जब से कोरोना फरवरी इस साल से आई है कि कोई दिन ऐसा नहीं हुआ कि ट्रांसमिशन ना हुई हो या मौत नहीं हुआ। अच्छा। ये अलग चीज़ है कि पहले हमने कंट्रोल कर रही SOPs को इम्प्लीमेंट कर दिया और काफ़ी हमने अग्रेसिवली उस वक्त आइसोलेशन भी की। उसके बाद अब ये हालात हैं कि कोई इसको कोई डरने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। सिर्फ जिसके घर से जनाजा निकलता है वो वैक्सीन लगवाने ठीक है। हमारे पास उसकी पूरी फैमिली आ जाती है। आज भी आए थे जब मरते हैं उस वक्त वैक्सीन की तरफ हम भागते हैं और उस वक्त भाग दौड़ करते हैं, 2-3 दिन बाद वो भी खत्म हो जाती है। वैक्सीन है डॉक्टर साहब, ये कोई वैक्सीन मौजूद है जो लगवाई जा सकती है? मैं सवाल कुछ और पूछने लगी थी लेकिन चूंकि आपने इसका जिक्र कर दिया, किस किस्म की वैक्सीन है जो लग रही है? पिछले 3 महीने से हम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में अपनी इसकी वैक्सीन लगा रहे हैं, जो कैंसिनो की, जो कनाडा और चाइना के इश्तराक से बनी और उसमें हम भी पार्टनर हैं। अच्छा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई 7,500 लोगों को लगा चुके हैं। अच्छा। बहुत अच्छे नताइज हैं। लेकिन मैं वही अर्ज कर रहा था आयशा कि ये वो लोग आते हैं जिनको एकदम कोई खौफ में मुब्तला होते हैं। उस वक्त उन्होंने वैक्सीन भी लगवानी है, मास्क भी पहनना है, सैनिटाइजर भी 2-2 बोतलें जेब में रखनी है, लेकिन वो बहुत जल्दी इस चीज से बाहर चले जाते हैं। ये समझते हैं, ये परसीव करते हैं कि शायद अब कोरोना है नहीं, अगर है तो उनको नहीं लगेगा। लेकिन देखें, वो किसी को तो लगता है तो लोग मरते हैं ना। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें एज ए कौम इसकी रिस्पांस पहले से बहुत ज्यादा मुअस्सर देनी चाहिए। देखें, अपनी जिंदगी को हमें बदलना पड़ेगा अगले 2-3 साल के लिए। अपनी तरजीहात को सही करना पड़ेगा। हमें अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी चाहिए, चाहे वो जलसे जुलूस की कुर्बानी है या शादी के ब्याह की कुर्बानी है या जनाजा भी घर पे पढ़ लें। इस चीजों की अपनी कुर्बानी देनी है ताकि लोगों की जानों की कुर्बानी कोई बात है ना डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक पेंडेमिक फटीग का जो है वो लोग शिकार हो चुके हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं PMA के। डॉक्टर साहब, ये पेंडेमिक फटीग की डॉक्टर साहब ने भी बात की। डू यू अग्री कि पहली चूंकि वेव जब आई थी तो जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, खुदा का शुक्र है कि उस सूरत हाल से हम 2-4 नहीं हुए और जल्द ही उसमें से निकल आए, किसी बहुत ज्यादा बड़े नुकसान होने से बच गए। तो इस बार शायद लोगों को ये लगता है कि अब भी जो वेव आई है वो आएगी और चली जाएगी और उस तरह से खौफ भी नहीं है शायद। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी अभी कहा कि चीजें मौजूद हैं लेकिन वो इस्तेमाल हम उस तरह से नहीं कर रहे। पहले एक खौफ था, अब वो खौफ मिसिंग है लोगों के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात सारी ये है कि थोड़ा सा जो पहली वेव जो आई Day 1 से, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ वो उस तरह की जो होनी चाहिए, SOPs को फॉलो करनी चाहिए थी, वो शायद नहीं किया गया। लेकिन इसके बावजूद मैं इसका क्रेडिट जो है अल्लाह परवरदिगार को देता हूँ कि अल्लाह ने हम पाकिस्तानियों पे बड़ी मेहरबानी की और ये नंबर ऑफ केसेस कम होने शुरू हो गए अगस्त में। और उस वक्त ये सिचुएशन आई कि लोगों ने ये समझा कि पाकिस्तान से कोरोना का एब्सोल्युटली खात्मा हो गया है, क्योंकि मीडिया पर भी और दूसरी जगहों पर भी ये हो रहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे केसेस खत्म होने शुरू हो, कम होने शुरू हो गए। और ये तो ये मैसेज किया कि शायद कोरोना खत्म हो गया। और फिर उसके बाद शादी हॉल्स भी खुल गए और मार्केटें भी और फिर रेस्टोरेंट्स भी, और यू नो कि सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई। लोगों ने हाथ मिलाना शुरू कर दिया, गले मिल रहे थे और कहीं पर भी मुझे ये नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस भी कोई पेंडेमिक है या कोई वबा है। लिहाजा हुआ ये कि जो लोग जो 200, 250, 300 का फिगर चल रहा था वो ग्रेजुअली लोगों ने उसको फैलाना शुरू कर दिया। फिर अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि फिर एक जो हमारी रिलीजियस गैदरिंग होती है वो एज यूजुअल चलती रही, फ्यूनरल की गैदरिंग। फिर उसके बाद पॉलिटिकली जलसे जुलूस शुरू हो गए। हुकूमत ने भी जलसे जुलूस किए, बजाय ये कि हुकूमत
अपोजिशन को लेकिन रोकी, डॉक्टर साहब opposition वो तो सिलसिला नहीं रुक रहा, ऑपोजिशन तो नहीं मान रही है इसके ऊपर हमने काफी शोज भी किए हैं, बुलाकर बार बार पूछा है कि आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी को रिविजिट कर रहे हैं, लेकिन वो तो नहीं कर रहे। अगर सिलसिला इसी तरीके से जारी रहता है ये सियासी जलसे जुलूसों का, तो आपको लगता है कि सूरत हाल बहुत ज्यादा जो है वो खराब हो सकती है? और मतलब चूंकि आपका एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है, यकीनन आप लोगों की तरफ से भी एक अपील जो है वो ऑपोजिशन के लिए जानी चाहिए। हुकूमत अगर कहती है तो उनको लगता है कि शायद उनकी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये एक बहुत ही संजीदा और बहुत ही सीरियस मामला है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल मैंने 3 हफ्ते पहले बोला था कि हालात खराब होने जा रहे हैं, और जो कि अब इस सिचुएशन पे हम आ गए हैं। आज आपके तवज्जुह से मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ऑलरेडी कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल चुका है। अगला जो 2-3 हफ्ते है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। लिहाजा हम सबको कह रहे हैं कि हुक्मरान की ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो जलसे जुलूस को रुकवाए, और अवाम से दरख्वास्त है कि खुदारा अपने प्यारे, अपने अजीजों को, अपने घर वालों को कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करें। ये बहुत ही लीथल वायरस है जो दूसरी लहर आई है, और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे इक़दाम करें कि कोरोना से भी आवाम को बचाएं और मईशत भी आपकी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। ये जिम्मेदारी है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक तो यकीनन मैसेज भी मैं आपसे लेना चाहूंगी, और दूसरा ये कि ये जो अभी वाली लहर है इसको सर्दी के मौसम के साथ जोड़ा जा रहा है, किस हद तक दुरुस्त है ये बात, और क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, या आप लोग क्या फोर्सी कर रहे हैं कि कितनी लंबी होगी, क्या ड्यूरेशन क्या होगा इस वेव का? देखें, ये सब कुछ तो डिपेंड करेगा आपकी जो एफर्ट हो कर रहे हैं, आपका चैनल एफर्ट कर रहा है या हम कर रहे हैं, मैं और ये मेरे भाई जो कर रहे हैं, कि हम कितना लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं कि वो वापस जो उन्होंने पहले मुजाहरा किया था उससे भी भरपूर मुजाहरा करें। इस वक्त तक तो अनफॉर्चुनेटली हम इंतहाई नाकाम हो रहे हैं। चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे कोई रिलीजियस लीडर्स हैं, चाहे कोई शादी ब्याह का है, लोग ये समझते हैं कि वाई हमारी शादी ब्याह पे हम क्यों कंप्रोमाइज़ करें। इसलिए करें कि आपकी शादी ब्याह के अगर फंक्शंस इस तरह आप करेंगे, बड़े फंक्शंस और विदाउट SOPs, तो सुन्नत रसूल तो ये है कि बहुत सादगी से आप वही चीज़ कर सकते हैं। एक फरीज़ा है जो आप अदा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसमें आप कई ज़िंदगियाँ बचा लेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरह जुलूस जलसों में अगर आपने अपना मौक़िफ़ पेश करना है, आई एम श्योर कि आप चैनलों के ज़रिए पेश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इशू है शो ऑफ स्ट्रेंथ का। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस वक्त स्ट्रेंथ अपने कैरेक्टर की शो करनी है। हमने लोगों की जान, एक बहुत बड़ी चीज़ है, हुकूमतों से अगर जिंदा रहेंगे तो हुकूमतें भी बदल देंगे आप, और अपनी हुकूमत भी आपकी आ जाएगी। अगर आप और आपके जो वोटर्स हैं और आपके जो जलसे पे बेचारे लोग, अवाम उन्नास आ जाती है किसी लालच से या वैसे आ जाती है, तो अगर वही नहीं रहेंगे तो फिर क्या आपने आगे मुल्क को चलाना है। बिल्कुल, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तो कैरेक्टर का आपका ज्यादा टेस्ट है, कैरेक्टर का ज्यादा टेस्ट है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब और डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, दोनों ये एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद थे, और वो बिल्कुल कोरोना की उन हौलनाकियों को बयान कर रहे हैं जो कि आने वाले दिनों में मजीद एक टफ टाइम दुनिया को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से काम करने वाले इदारे खवातीन पर तशद्दुद को तहजीब याफ्ता दुनिया का सबसे बड़ा मसला करार देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है कि दुनिया भर में हर 3 में से एक औरत को अपनी जिंदगी में जिस्मानी, जिनसी या ज़हनी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, जो सिर्फ सन की बुनियाद पर इससे रवा रखा जाता है। इसी हवाले से आज का दिन यानी 25 नवंबर का दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन ने खवातीन पर घरेलू तशद्दुद में इस कदर इजाफा कर दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे एक तारीख वबा करार दिया है, और इसी मुनासबत से ये साल जो है वो शैडो पेंडेमिक के मौजू के तहत मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन ने खवातीन के लिए घर को मजीद गैर महफूज बना दिया है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुज़श्ता 8 महीने के दौरान कोरोना वायरस के बाइस लॉकडाउन की वजह से मर्दों ने घरों पर रहना शुरू किया तो घरेलू तशद्दुद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। यहाँ तक कि फ्रांस के होटल्स में इन खवातीन के लिए हजारों कमरे मुख्तस किए गए हैं जो पुरतशद्दुद मर्दों की वजह से घर जाने से खौफज़दा हैं।
जबकि इसके साथ साथ स्पेन में भी इन खवातीन को लॉकडाउन से मुस्तस्ना करार दिया गया है जो घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं। पाकिस्तान में भी रोजाना ऐसे मुतादिद वाक़यात सामने आते हैं जिन्हें देखकर कोई भी जी शऊर इंसान अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। औरतों के साथ इस कदर इंसानियत सोच सलूक किया जाता है कि तमाम हदें पार कर दी जाती हैं। इसी दिन की मुनासबत से हम आज खसूसी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके साथ शेयर करना एक बहुत ही अफसोसनाक किस्म का वाक़या जो कि सिंध के शहर मिट्टी के नवाही इलाके में पेश आया है। रवा महीने मिट्टी के इलाके डिप्लो में 22 साला गीता सौठर की फंदा लगी लाश मिली थी। इब्तदाई तहकीकात जब की गई और पोस्टमार्टम जब किया गया तो उसके बाद मकामी पुलिस ने खुदकुशी का मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन 12 नवंबर को गीता के भाई की मुद्दत में गीता के ससुर और देवर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिस पर गीता पर तशद्दुद का इल्जाम आयद करते हुए कत्ल की दफात भी शामिल कराई गई। इस हवाले से गीता के भाई ने ये इल्जाम आयद किया था कि इन्हें गीता का चेहरा तक नहीं दिखाया गया। क्या कहा भाई ने, जरा देखिए। उन्होंने कहो तो मूंखे इहो भोपो मारंदो ऐं पोइ असां चयो ठीकु आहे सुभाणे तोखे कोठण ईंदासीं। असां परे मज़ूरी वारा माण्हू केॾां वञूं। पोइ असां हिते सुबुह जा वियासीं, असांखे राणे रोकी छॾियो कोर्ट वटि त भई हिननि खे ॾेखा पोस्टमार्टम थी अचे पोइ तव्हांखे वठी था हलूं। पोइ असां 2 कलाक खां वठी वियासीं उते खीरोई मां पोइ हिन को लाश खे तरडेरायो, ईअं जो ई खणी रवाना थिया। बाबा जंहिंखे मुंहुं ॾिसणो हुजे त अॻियां अचे न त असां कमु करे छॾियो आहे। ऐं पोइ शाम जो त राति जो हिते आया डंबलो करे हिते। असां चयो बाबा तव्हां लिखियो ज़हनी तरह न हिनजी सही न हुजण जे करे हिन फाई खाधी आहे। गीता के भाई ही नहीं बल्कि वालिद की जानिब से भी ऐसा ही बयान दिया गया और बताया गया कि इन्हें धमकियां दी जा रही हैं और पुलिस भी इनकी बात नहीं सुन रही है। इस सब के बाद गीता के ससुरालियों ने इलाके के 62 अफराद की मदद से एक जरगे का इनेकाद करवाया था। 20 नवंबर की रात को गीता सौठर की मौत के तस्फिये के लिए होने वाले जरगे की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वायरल होने वाली इस वीडियो के मुताबिक पीपल्स पार्टी के साबिक काउंसलर रंजीत सोठर और महादेव सोठर की सरबराही में होने वाले जरगे में गीता के ससुर और जेठ ने मुबैना तौर पर कत्ल का इतराफ करते हुए तहरीरी मुआफीनामा भी जमा कराया था। जरगे ने फैसला दिया कि दोनों अफराद 1 महीने के अंदर अंदर 15 लाख रुपए गीता के वरसा को अदा करेंगे और पैसे मिलने पर गीता के वरसा मुकदमा वापस लेने के पाबंद होंगे। लेकिन इस सब के बाद गीता के वालिद की एक वीडियो सामने आती है जिसमें उन्होंने बताया कि जरगे के वक्त वहां पर वो मौजूद नहीं थे। मुझे इस बारे में बाद में बताया गया था और मैं जरगे के फैसला मानने पर मजबूर हो गया था। गीता के वालिद ने क्या कहा था, देखिए। वेले अबू मारू बाबा मुआ ना हुआ ॾींहं साख ले ओ लिया दिना दे साख दे गया ना साथ हूं बच्चा गयो तो लुका से मैंने पूछा ने तू छदे रो मैं बाबा छोकरे छदी अबा को खुद का सीरियस असा छदी 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 अबे अभी को लोड सो अबे हूं लोड़ा की नहीं जिको इतबार देना वो लोड से आपरे आगे भी हूं ना इंग नहीं करे उतर पहले मैंने मैं ओळख्या को वो छोकरा ना खबर है जो ओळख्या ने देख की करया ने जो छोकरे ओळख्या ने मैं ओळख्या को मैं वो छोकरा ने कहा तो छोकरे का आपने बयान हूं पढ़या आयो पर उस खुद का जीरा हुआ रिपोर्ट नहीं जो छोकरी बढ़िया से रह रहतो घर में। इसके बाद गीता के वालिद ने यह बताया कि बेटी के ससुरालियों ने एतराफ किया है कि वो गीता पर तशद्दुद किया करते थे। तशद्दुद से तंग आकर गीता ने खुदकुशी की है। ससुराल वालों ने जुर्माना देने का कहा था लेकिन मैंने इनकार कर दिया और पुलिस को बयान दे दिया कि बेटी ने खुदकुशी की है।
गीता के वालिद का ये कहना है कि उन्होंने पुलिस को बता दिया था कि गलतफहमी में मुकदमा दर्ज कराया गया, केस से वो दस्तबरदार होते हैं। अब ये तो असल तस्वीर है हमारे मुआशरे की। बेटी कत्ल हो जाए तो कभी पुलिस बात नहीं सुनती, कभी लवाकिन को इस कदर डरा धमका दिया जाता है कि वो आवाज उठाने से ही गुरेज करने लगते हैं। इसके बाद इलाके के बासर लोग बीच में आ जाते हैं, कहीं सुलह सफाई करवा दी जाती है तो कहीं जिरगे में पैसों के लेन देन से मामले को दबा दिया जाता है। लेकिन एक औरत, एक बेटी और एक बहन और एक माँ कभी इंसाफ हासिल नहीं कर पाती। ये कहानी सिर्फ एक गीता की नहीं है, ऐसी हजारों गीताएं हैं जो समाज के इन्हीं रवैयों की भेंट चढ़ चुकी हैं। इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठा पाती हैं, आवाज उठाएं भी तो जुल्म सितम की मजीद दास्तानों का शिकार हो जाती हैं। इन्हें इंसाफ कौन देगा आखिर? कैसे मिलेगा इन सबको इंसाफ? आखिर गीता का मुद्दई कौन बनेगा? इस मुतालिक आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मिट्टी का रुख करते हैं जहां हमारी नुमाइंदा मरियम सदीका मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मरियम, मुझे ये बताएगा कि अभी तक आपने क्या पता चलाया है, क्योंकि बहुत ऑब्वियस किस्म का ये केस मालूम पड़ रहा है, लेकिन अगर बाप दस्तबरदार हो जाता है तो फिर सवाल तो वही उठता है कि फिर जो गीता का मुद्दई है आखिर कौन बनेगा? क्या वाकया है और आपने जो अब तक चीजें पता चलाई हैं उसके मुताबिक ये वाकई कत्ल है या खुदकुशी है? जी, हमें 8 तारीख को कॉल आई कि गीता ने जो है किसी लड़की ने खुदकुशी कर ली है। उसके वालिदैन जो है मीडिया से मिलना चाहते हैं। जब हम लोग वहां पर गए तो हमने देखा कि काफी लोग परेशान थे। जब उनके बयानात लिए गए, उन्होंने हमें बताया कि हमारी बेटी पे तशद्दुद किया गया है और जो गीता का जो जेठ है, जो शौहर का बड़ा भाई, वो है भोपो, जो जैसे मुसलमानों के आलिम होते हैं तो वो दमचू वगैरह करता है ना, तो उन्हें ये डर था कि अगर हम उसके खिलाफ जबान खोलेंगे तो वो हमें भी मार देगा। उसके वालिद ने बार बार जो वीडियो वायरल हुई है उसमें वो कहते हुए नजर आ रहा है कि मुझे तो खौफ था कि वो मुझे भी मार देगा। ठीक है। तो जैसे वो बता रही थी, गीता की माँ का ये कहना था कि जब भी हमें सोशल मीडिया के जरिए पता लगा, पहले तो उनकी बेटी बार बार उन्हें कॉल करती रही कि भाई मुझको मेरा जेठ जो है वो मार देगा, बराए मेहरबानी आप मुझे अपने घर ले चलें। तो उन्होंने कहा आज नहीं, सुबह इस तरह टाल मटोल होती रही तो कुछ टाइम लग गया उन्हें वहां तक। तो सोशल मीडिया के जरिए उनके भाइयों को पता लगता है जब वो फेसबुक ऑन करते हैं कि खेरोई की रहने वाली गीता सूटर ने खुदकुशी कर ली, तो वहां से उन्हें अफसोसनाक ये खबर मिलती है कि उनकी बहन ने खुदकुशी कर ली। तो उसकी माँ का ये कहना था कि जब हम हॉस्पिटल गए हैं, उसके भाइयों का, बाप का डिप्लो अस्पताल गए पोस्टमार्टम करने के लिए, तो वहां पे कोई राणो नाम का कोई बंदा था जिसने उन्हें कहा कि आप बैठ जाओ, आप हॉस्पिटल ना जाएं। फिर वो जो है हॉस्पिटल नहीं गए। ठीक है। उसके बाद वो जो है वहाँ मरियम, मुझे ये बताइएगा उनके भाई की तरफ से ये भी शिकवा सामने आ रहा है और वो इल्जाम लगा रहे हैं कि उनको तो उनकी बहन का चेहरा भी नहीं देखने दिया गया। तो आखिर ये जो तमाम आखिरी रसूमात जो अदा की गई, ये ससुराल वालों की तरफ से अदा की गई और क्या शायद इसी जल्दी में अदा की गई कि अगर वो उसको देख लेते तो उनको कुछ भनक पड़ जाती जो उन्होंने किया उसके साथ? जी, उससे जो है आखिरी रसूमात उसकी कोई भी अदा नहीं की गई। जैसे ही उनके गीता के वालिदैन का, बाप का, भाई का, माँ का यही कहना था कि उसकी आखिरी रसूमात जो है वो अदा नहीं की गई। उसे जैसे ही पोस्टमार्टम करके जो जिस तरह भी किया गया या क्या नहीं गया, तो उसको जो गांव लेके जाया गया तो उन्हें कहा अगर आप लोग मुंह देख रहे हो तो मुंह देख लो। फिर उसे जो उसके कपड़े पहने हुए थे उसी के अंदर जो हिंदू मजहब के तहत जो उसे जलाया जाता है तो वो जला दिया गया। ना उसे कफन दफन दिया गया, ना ही उसका चेहरा किसी को गांव वाले को दिखाया गया, ना ही उसके वालिदैन ने उसका चेहरा देखा कि अपनी बेटी का आखिरी दीदार ही कर लेते। तो ये सब बातें जो थी उनके वालिदैन को कहीं ना कहीं जो है ये बात क्लिक कर रही थी कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की है बल्कि उसे कत्ल किया गया है। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए वो 5-6 दिन जो है इस तरह घूमते रहे, मीडिया पे बार बार आते रहे। उनका ये कहना था कि हमारी आवाज फिर जी ठीक है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मेंबर कौमी असम्बली हिंदू काउंसिल के पैटर्न इन चीफ भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही एक अफसोसनाक किस्म का वाक़या, एक मजलूम लड़की जो दुहाइयाँ देती है मरने से पहले कि खुदा का वास्ता है कि मुझे बचा लो और मेरा जेठ जो है वो मुझे मार देगा, और इन दुहाइयों के बावजूद भी कोई उसकी मदद को नहीं पहुँच पाता और उसके बाद फाइनली वो लड़की मार दी जाती है। और फिर अब ये सोच कर
कलेजा मुंह को आता है कि उस लड़की की आखिरी रसूमात जो हैं वो भी सही तरीके से अदा नहीं हुई और उसको किस तरीके से जो उसकी आखिरी रसूमात की गई ना होने के बराबर, आखिर क्या कसूर था उस लड़की का। और अब अगर इंसाफ की बात की जाए तो अगर वालिद ही पीछे हट जाएंगे तो फिर किस तरह से मिलेगा एक मसलूम लड़की को इंसाफ। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर साहब आवाज आ रही? ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। मीनवाइल हम चेक करते हैं कि डॉक्टर साहब को आवाज कनेक्टिविटी का क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब से आके भी पूछेंगे। मरियम सदीका भी हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर रमेश कुमार, मेंबर कौमी असम्बली हिंदू काउंसिल के पैटर्न चीफ हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी नुमाइंदा जो हैं मरियम सदीका साहिबा वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और बात कर रहे हैं हम एक केस के हवाले से। गीता का वो केस है। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। मारने वालों ने कत्ल का एक इकरार कर लिया, एतराफ़ कर लिया, वालिदैन ने FIR करवा कर वापस ले ली। आखिर गीता का मुद्दई कौन बनेगा, कौन देगा इंसाफ? देखिए, एक तो मैं आपका पहले शुक्रिया अदा करूंगा आयशा कि आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है वो आज इसको अहमियत दी। थरपारकर के अंदर खुदकशी के वाकयात बहुत होते हैं जिसमें जो औरतों के भी होते हैं और कुछ मर्दों के भी होते हैं। ये आज से 4-5 साल पहले बल्कि नहीं 2 साल पहले मुझसे जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस बने थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था और मैं उनको सारा तफसील बताया था कि मर्द हज़रात जो वहाँ पे खुदकशी कर रहे हैं उसकी वजह क्या है और जो औरतें वहाँ पे खुदकशी कर रही है उनकी वजह क्या है। दोनों उनको मैंने बताया था और वो फिर वहाँ पे चले भी थे। उन्होंने विजिट भी की थी मेरे साथ। चीफ जस्टिस साहब, एजाजुल हसन साहब, फैसल अहमद साहब, तीनों हम गए थे वहाँ पे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी हमारे साथ था और हमने वहाँ पे विजिट भी की थी, पूरे हालात भी देखे थे। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट को इसके ऊपर रिपोर्ट भी जारी करनी थी मगर उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं बनी। काफी कोशिश की। पाकिस्तान के अंदर तो कानून बनते हैं मगर इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन बना हुआ है कानून तो आप देखिए कि आज तक जो है वो माइनर बच्चे काम कर रहे हैं। स्पेशली थरपारकर के अंदर हर गांव के अंदर हाथ के हैंडमेड जो कारपेट बनते हैं वो बच्चे बनाते हैं। औरतों के हवाले से वुमेन प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2010 में आया था और वो 2010 की जगह पे आज तक पूरे पाकिस्तान में ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं हुआ। अब मिट्टी के अंदर या पूरे थरपारकर या अमरकोट ये वाक़यात बहुत ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि अनएडुकेटेड लोग हैं और इन्फ्लुएंशियल जो है वो हर जगह पे पॉलिटिकल जो बंदे होते हैं वो फिर उनके आवाज को दबाते हैं। अच्छा डॉक्टर स्पेसिफिकली अगर इस वाक़े की तरफ वापस आऊं तो इस वाक़े में वालिदैन जो हैं वो दुखी हैं, वो शायद कार्रवाई भी करना चाह रहे हैं लेकिन वो एक प्रेशर के अंदर है। जरगे का इनेकाद तो कानूनन जो है वो जुर्म है। क्या रियासत की रेट इन इलाकों में इतनी कमजोर है कि वहां पर अभी भी ये सिस्टम चल रहा है, लोगों को मजबूरन इसको मानना पड़ता है, तस्लीम करना पड़ता है? आज से 3 महीने पहले ऐसा ही एक वाकया हुआ चेलार के अंदर, मिट्टी शहर के अंदर वाकया हुआ। चेलार की बच्ची थी, वहां पे इसी तरीके से उनके माँ बाप वगैरह ने इसी तरीके से इन्फ्लुएंशियल लोग पीपल्स पार्टी के आगे और उन्होंने हाथ उठा दिया। सेम स्टेटस यहाँ पे है। जब भी ऐसा कोई वाकया होता है फौरन मेरे नोटिस में अगर आता भी है मैं स्टेट को कहता हूं कि आप ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लें, आप उसका पोस्टमार्टम कराएं। सही बात है। मगर खुद जो है वो मालकान भी जो है वो थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। फिर ये जो है पैसे हो जाते हैं लवाकिन जो है और वो जो जरगा सिस्टम कर देते हैं। मैंने चेलार के मामले में भी मैंने ये देखा, आज के मामले में भी तकरीबन मैंने देखा है कि 60-70 खुदकशियां जो है। डॉक्टर मुझे मुख्तसर तौर पर ये बता दीजिएगा, मैं फिर वापस गीता के केस के ऊपर आपको लाना चाहूंगी। मुझे ये बताइएगा कि आप चूंकि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के पैटर्न इन चीफ भी हैं, मैं गीता के केस के हवाले से क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ डॉक्टर साहब कि आप किस तरीके से इस केस को उठा सकते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है उस लड़की के साथ जो दुहाइयाँ देती हुई मर गई कि मेरे जेठ जो है वो मुझे कत्ल कर देगा, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई आखिरी वक्त पर भी। मैं सुप्रीम कोर्ट से जो कमीशन बनी हुई है माइनॉरिटी राइट्स की उसका मेंबर हूँ
اور پاکستان ہندو کونسل کا پیٹرن چیف ہوں، اور میرے پاس وہاں پہ میرے فوکل پرسن ہیں، اور میں اس کی رپورٹ منگاؤں گا اور پورا اس کے اوپر انکوائری کمیٹی بٹھاؤں گا، کیونکہ کم سے کم اگر ایسا ایک کیس بھی آج جیسے آپ نے ہائی لائٹ کیا نا، اگر ایک کیس بھی اگر مثال بن جائے تو دوسرا کیس نہیں بنے گا. تو کوشش کریں گے کہ اس کیس کو جس طریقے سے آپ نے اٹھایا ہے اور اس کو ایک ایسا پریزیڈنٹ بنائیں کہ جو ہے نا آئندہ ایسا کوئی کیس نہیں ہو. اور یہ میں نے 3 مہینے پہلے میں نے چیلار کے کیس میں کوشش کی کہ میں ایسا مثال بناؤں، مگر وہاں پہ پھر وہ لوگ گئے اور انفلوئنشل لوگ پیپلز پارٹی کے بیچ میں آ گئے، ادھر کے ایم این اے وغیرہ. ڈاکٹر صاحب کہ آپ جو ہیں اس کیس کو دیکھیں گے اور کچھ انصاف ملنے کی امید ہوگی گیتا کو. بہت شکریہ. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فرزانہ باری صاحبہ سماجی کارکن ہے. ایک بڑا ہی افسوسناک قسم کا واقعہ فرزانہ صاحبہ ہم ڈسکس کر رہے تھے، لیکن کچھ افسوسناک قسم کے فیکٹس بھی اس وقت میرے سامنے ہیں. اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ہر 3 میں سے ایک عورت تشدد کا شکار ہوتی ہے. آج تو خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن منا رہے ہیں. کتنے الارمنگ ہیں یہ فیکٹس اینڈ فگرز؟ دیکھیں، یہ تو ایک گلوبل ایشو ہے، کیونکہ جب تک ایک پدر شاہی نظام دنیا میں قائم ہے، جو کہ کوئی بھی اس وقت ایک بھی ایسا سماج نہیں ہے جہاں پہ جو یہ کلیم کر سکے کہ وہاں پہ مکمل طور پہ صنفی برابری ہو. بہترین جو اس وقت معاشرے ہیں اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ہے وہ عورتوں کے خلاف جو تشدد ہے اس کے واقعات ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے. ہمارے ہاں جس طرح سے عورتوں کے اوپر عورتوں کا قتل عام ہو رہا ہے، یہ ذرا سا غیر معمولی صورتحال ہے. اور اس کے اندر جو یہ ہے کہ عورتوں کو انصاف نہ ملنے کی جو صورتحال ہے، کیونکہ جو کنوکشن ریٹ ہے ہمارے یہاں وہ 3% سے بھی کم ہے عورتوں کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو. اور جس طرح کی بربریت اس وقت ہمارے یہاں ہو رہی ہے عورتوں اور بچوں کے حوالے سے، جو جنسی جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، جس طریقے سے ہو رہے ہیں، وہ میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑی غیر معمولی صورتحال ہے پاکستان کی. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں سماجی حوالوں سے کیا وجوہات ہیں جو کہ اور جس کی وجہ سے ان واقعات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرزانہ باری صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یقیناً ایک گلوبل ایشو ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں. لیکن یہاں پر جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو اس چیز کو بڑھاوا دیتی ہیں یا پھر اس کا روٹ کاز جو ہے وہ بنتی ہیں. بہت شکریہ فرزانہ باری صاحبہ. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. اس کے ساتھ پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.